हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टोनिसिटी। ठीक है, टोनिसिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिसिटी। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। कहने का क्या मतलब कि हम टोनिसिटी को कैसे मेजर करते हैं। टोनिसिटी को कैसे मेजर करते हैं मतलब हम कैसे पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। इन तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बॉडी सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, हाइपर होता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, बॉडी फ्लूइड के रिस्पेक्ट में। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर से के बराबर होता है। ठीक है, आज हम मेथड्स पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। टोनिसिटी को हम कैसे मेजर करें, उसके हम बेसिकली 3 मेथड हम इसमें यूज करते हैं। पहला है हीमोलाइटिक मेथड। ठीक है, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंसेस। वैसे कहीं कहीं कुछ बुक्स में क्या है, हीमोलाइटिक मेथड और कोग्निटिव मेथड करके 2 मेथड दिए, उसके बाद सब टाइप ये दे रखे हैं। और कुछ मेथड में, कुछ बुक्स में सीधे सीधे दे रखे हैं। हम 3 टाइप के पढ़े हैं, हीमोलाइटिक मेथड, मेजरमेंट ऑफ स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंसेस, और तीसरा मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी बाय यूजिंग LISO वैल्यूज। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक मेथड क्या होते हैं। देखिए, होमोलाइटिक मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, देखो आप पढ़ रहे हो हीमोलाइटिक, हीमोलाइसिस मतलब टूटना, हीमो से आप याद रखोगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन से आपको याद आ जाएगा रेड ब्लड सेल्स, RBCs। इसमें पूरा खेल क्या है, RBCs का। इसमें हम क्या करते हैं, RBCs को लेते हैं, ठीक है, और हम पर्टिकुलर अननोन सॉल्यूशन में डालते हैं, जिस सॉल्यूशन को हमें पता करना है, मेज़र करना है। उस सॉल्यूशन में मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है अपना सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है, हमने मान लिया कोई X सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें पता करना है कि भाई ये X सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। हम RBCs उसमें डाल देंगे। ये है RBCs, ठीक है, एक सेल है मान लो, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर ये इसमें जाकर स्वेल हो गई, या मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वही हीमोलाइटिक मेथड है। ठीक है, अगर ये अंदर जाके स्वेल हो गई या बस्ट हो गई, स्वेल हो गई या बस्ट हो गई, तो वो क्या है, तब वो क्या है, वो है क्या है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर वो श्रिंक हो गई, इतनी रही, तो वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बताइए, कितनी प्यारी बात बता दी मैंने आपको। अब देखिए, अब पूरा खेल किसका है, RBCs का, रेड ब्लड सेल्स। अब हम कैसे पता करेंगे प्रैक्टिकली, माइक्रोस्कोप से। ऐसे तो हम देख नहीं सकते, किशमिश तो है नहीं कि पानी में डाल के फूल जाएगी और हमें दिख जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट के लिए स्केल आते हैं माइक्रोस्कोप में, आईपीस वगैरह में देखते हैं हम। ठीक है, कुग्नोसी का पार्ट आप पढ़ोगे, उसके बाद इसका साइज़ वगैरह देखने के बाद हम दोबारा इसको सॉल्यूशन में डाल के फिर दोबारा से इसका साइज़ देखेंगे और हमें पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर जो सैंपल है वो क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मेथड आपका है हीमोलाइटिक
मेथड। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस। ठीक है, टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा। ठीक है, मेन चीज बताऊंगा। देखिए, मेजरमेंट ऑफ स्लाइट टेम्परेचर डिफरेंसेस का क्या मतलब है। इसमें हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। इसमें हम बेसिकली कहाँ बात कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे आपके दिमाग में आइस आएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, फ्रीजिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर इन विच, क्या है, टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। अब बताइए, सैंपल या सॉलिड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन जब बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इसका एक ग्राफ आता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 12th में पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा, एक ग्राफ आता है इसका। ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ आता है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के, उसमें वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के फॉर्म में ये ग्राफ आता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर, हमको एक चीज पता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये तो कॉमन सी बात है, वैसे वैसे वेपर्स भी बढ़ते रहेंगे, और वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता रहेगा। मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। कैसे भैया, सिंपल सी बात है, इसमें भी अब कैसे क्या बताना है आपको। बीकर लो, नीचे से आग लगा दो उसमें, अब आग लगा दो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा, उसमें वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, वाष्प बनने लग जाएगी, वेपर्स बनने लग जाएंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता रहेगा। अब अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, जो सॉल्यूशन हमने लिया था, जिसका हम नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, उसका जो कर्व है वो इस टाइप का बनता है। अगर हम ग्राफ फॉर्म में बात करें तो इस टाइप का बनता है। अब इसका क्या मतलब है भाई, ये क्या बना दिया आपने, पागल हो आप, ये क्या बना दिया आपने, पूछ सकते हो आप। देखिए, अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ABCDEFG, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए मैंने क्या कर दिया है। अब कहने का मतलब है, सी पॉइंट की अगर हम बात करें, सी पॉइंट पे मतलब सी डिग्री टेम्परेचर पे, सी पर टेम्परेचर है ना यहाँ पर, सी पर इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 5.5 अप्रोक्सीमेटली 5.5 होगा। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सी से डी कर रहे हैं, सी से हम डी कर रहे हैं, ई कर रहे हैं, अब ई पर वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, 7 हो गया है। अब देखिए, समझ रहे हो ना, ये ग्राफ ये दिखा रहा है, ये कर्व जो है ये दिखा रहा है कि भाई साहब आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ते रहेगा, ये बताना चाह रहा है। एफ करोगे तो और ज्यादा, फिर इसको भी आगे बढ़ा के, इसको भी ऊपर बढ़ा के और ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन का, अपना ग्राफ बन गया हमारा सॉल्यूशन का। अब क्योंकि हमको सॉलिड भी चाहिए भैया, तो एक सॉलिड का ग्राफ यहाँ पर बना दो। ये सॉलिड का कर्व है, ये क्या है, सॉलिड का कर्व है। सॉलिड का कर्व भी वही बोलता है, थोड़ा धीरे वो रहता है, लेकिन इसमें भी सेम रहता है। ए पर जितना टेम्परेचर होगा, बी पर उससे ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि सॉलिड है। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दोगे, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेप्ट हो रहे हैं, मैंने क्या बोला,
द टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सैंपल लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड से अब ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड का भी वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा। अगर हम इसकी बात करें, इसका वेपर प्रेशर भी इतना ही रहेगा, और इसकी बात करें, इसका वेपर प्रेशर भी इस पॉइंट पे इतना ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसमें मैंने फ्रीजिंग पॉइंट में क्यों अपना दिमाग खराब किया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ये पेपर में तो आएगा नहीं। लेकिन इससे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, इससे मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर किसी कंपाउंड का, अब ध्यान से सुनना, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, अब किसी कंपाउंड का अगर किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ब्लड के या बॉडी फ्लूइड के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है तो उसे भी आइसोटोनिक मान लिया जाता है। एज सिंपल एज दैट। कहने का क्या मतलब है, अगर बॉडी फ्लूइड का मान लो -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और हमने सलाइन सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल 0.9% का हमने वेट बाय वॉल्यूम का NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, तो हम बॉडी फ्लूइड में ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुआ। मतलब ये बॉडी फ्लूइड में जाएगा, या बॉडी के जो ब्लड है, लैक्रिमल फ्लूइड है, टीयर्स वगैरह के जो ब्लड के जो सेल्स हैं उनको इरिटेशन कॉज ये नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल है। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल है तो ये दोनों एक जैसे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने नोटिस किया होगा, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हमारी आदतें मिल जाती हैं, जैसे मुझे गज़लें सुनना पसंद है, अब मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसको भी गज़लें सुनना पसंद, तो हम डिस्कस करेंगे, मैं भी हसन गुलाम अली, वो कहेगा गुलाम अली, अरे वाह, तो हमारी आदत एकदम मैच हो जाएगी। वहाँ पर वैसे ये भी इससे बोल रहा -0.52 या कुछ और ज़्यादा, वो कह रहा नहीं -0.52 में ही है फ्रीजिंग पॉइंट, अरे वाह आ जाओ। अब आप समझ गए मैंने क्या बोला। तो कहने का ये मतलब है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है तो हम मान सकते हैं कि भैया इसको हम यूज कर सकते हैं। हम मेथड पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, हम मेथड पढ़ रहे हैं टोनिसिटी का। पहला मेथड हमने पढ़ लिया, उसमें तो हमने आरबीसी लेके डाल दिया, उसका इसका कोई लिंक नहीं है, आपस में मेथड्स का कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड हमने पढ़ लिया, सिंपल सा है, अभी रिवाइज करूंगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तीसरा है बाय यूजिंग LISO वैल्यू। LISO वैल्यू क्या है, अब देखिए LISO वैल्यू क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा इसको। आपने एक चीज पढ़ी होगी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एक चीज हम लैब में भी निकालते हैं और उसका एक फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है, इसी ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूँ, वरना आप फिर दोबारा से बनाऊंगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए इसमें आप एक चीज समझना कि अभी मैंने जो बात करी कि हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये अपना बीकर है, इस बीकर में हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, उसका अगर हम नीचे से गैस जला रहे हैं, उसमें हमने यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन अब देखिए, अब हमने इसमें क्या ऐड कर लिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल मतलब मुझे वॉलेटाइल नहीं होना है, आई एम नॉट, मेरा मूड नहीं है। तो ये क्या होगा, ये जाके यहाँ खच नीचे बैठ जाएगा, ये कहेगा अब कर टेम्परेचर इंक्रीज, मैं वॉलेटाइल ही नहीं हूँगा, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करता है कर। तो क्या होगा, ये वॉलेटाइल नहीं हो रहा है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब अगर हम इसमें अब हम डालते रहेंगे नॉन वॉलेटाइल सैंपल, हम डालते रहे तो वेपर प्रेशर कम होता रहेगा, क्योंकि वो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है ना, उसका उड़ ही नहीं रहा है वो, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम डाल रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यही बताना चाह रहा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ मैं ब्लू से बना देता हूं। ये तो हमने ये पॉइंट यहाँ पर दिखा दिया था मैंने, ठीक है।
ये हो गया। ये तो मैंने बता दिया था आपका। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये टेम्परेचर किसका है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन। अब देखिए प्योर आ गया यहाँ पर। प्योर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम दूसरा नॉन वोलेटाइल का बनाने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से समझना। अब दूसरा हम ब्लू से बना देते हैं। ये है आपका, ठीक है, ये किसका बन गया है, नॉन वोलेटाइल का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन कर देते हैं इसको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। उसका फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखिए ये नॉन वोलेटाइल का कर्व है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो रहा है इंक्रीज, बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, ना के बराबर। ये देखो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और ये एकदम से इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको इसमें भी डाउट हो, आप इसको ऐसे बना लो, ये ठीक है इसका ग्राफ, ठीक है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम इसको पीछे को वो कर रहे हैं, इसको अगर हम पीछे को बढ़ाएंगे तो ये वो पॉइंट मिल गया हमको। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब देखिए ये किसका था फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट था, ये था प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस फ्रीजिंग पॉइंट पे जो ये वाला, अब ध्यान से समझना वरना मुझे गाली दोगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये वाला, ये क्या है अपना, ये कर्व किसका है, ये कर्व किसका है, सॉलिड का, लिख दूं सॉलिड, ठीक है। और ये वाला था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का। और ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, जहाँ पर इनका वेपर प्रेशर सेम है, तो वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा, मैंने अभी लिखा हुआ था, वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा तो वो क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लें हम T0F या T डिग्री F या T0F जो भी मानना है मानो, और इसको अगर मान लें हम TF, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हो जाएगा डेल्टा T। इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब कम हो जाना। डिप्रेशन में क्यों हो भाई, मतलब तुम लो क्यों फील कर रहे हो भाई, लो फील कर रहे हो, मतलब इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट था, हमने और इसको डिप्रेस कर दिया और पीछे कर दिया, तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो आपको याद रखना है डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। दिस इज द फॉर्मूला जिसके लिए मैं इतना सर फोड़ रहा हूँ, इतना आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अब ये किस पे डिपेंड करता है, जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे। अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो मोलैलिटी पे, वरना डेल्टा TF डिपेंड करता है C मतलब मोलैरिटी, M मतलब मोलैलिटी, सॉल्यूट के केस में, सॉल्यूशन के केस में मोलैरिटी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम इनको हटा दें, ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन को जो हम हटा दें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFM या डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KFC। ये KFC वाला KFC नहीं है जहाँ पर आप चिकन वगैरह खाने जाते हो, मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ भी देखिए, ठीक है। ये KF क्या है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आगे पढ़ेंगे आप, अभी पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हमको ये समझ में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम ये पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग LISO वैल्यू। LISO वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। जब हम, अब मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं फिर से। कहानी क्या है कि हम हम इसको लैब में परफॉर्म कर रहे थे। हमने दो चीजें नोटिस करी साइंटिस्ट ने। एक तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट
और एक उन्होंने किया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंटल वे में इन्होंने जो है इसका डेल्टा टीएफ निकाला। डेल्टा टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन्होंने निकाला। किसका? किसी भी सॉल्यूशन का। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट वाले जो सॉल्यूशन है, जो आयंस देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, जैसे NaCl, ठीक है, NaOH, जैसे आयंस जो आयंस में टूट जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स मान लो आप, उनका इन्होंने जो आयंस जो होते हैं उनका इन्होंने क्या किया? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकाला। तो उसमें इनको दिक्कत महसूस हुई। क्या दिक्कत महसूस हुई? एक तो दो टाइप से होता है, एक है प्रैक्टिकली लैब में, लैब लिख देता हूं, दूसरा है कॉपी पेन पे डेरिवेटिव फॉर्म में, फॉर्मूले से, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। एक तो उन्होंने फॉर्मूले से निकाला, एक उन्होंने लैब में निकाला, तो दोनों मिसमैच हो रहे थे। इसका डेल्टा टीएफ और इसका डेल्टा टीएफ, तो इसका डेल्टा टीएफ दोनों का मिसमैच हो रहा था, लैब वाले का और इसका। ठीक है, तो ये लोग काफी परेशानी में को, यार हम कर तो सेम ही चीज रहे हैं, हम लैब में भी बना रहे हैं, हम उसी को डेरिवेटिव फॉर्म में भी यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये KFC वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सॉल्यूट के केस में मैच क्यों नहीं हो रहा है? मैच तो होना चाहिए था ना। तो साइंटिस्ट थोड़ा सा, और यहाँ देखा, यहाँ सब मैच कर रहा है। डेल्टा टीएफ भी मैं, इसका डेल्टा टीएफ, इसका डेल्टा टीएफ बराबर है। साइंटिस्ट लोग पगला गए, अरे यार ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आया इनको। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक नया फैक्टर लॉन्च किया, जिस फैक्टर का नाम था LISO। कुछ नहीं है ये चीज, ये सिर्फ एक फैक्टर LISO। ठीक है, ये जो LISO है, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये किसके बराबर होता है? KF के बराबर होता है। हमको पता है डेल्टा TF जो है, ठीक है, ये क्या किसके बराबर होता है? KF के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब है? ये L है, इसको हम आइसो अभी नहीं ले रहे हैं, L ले रहे हैं। आइसो मतलब आइसोटोनिक, आइसोटोनिसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो आइसोटोनिक LISO लगा दिया। वैसे हम इसको L जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके? KF के। ठीक है, KF क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों क्या है? बराबर है। अगर इनको बराबर लगो तो यहाँ पर एक I आ जाता है, वांट ऑफ फैक्टर इसे बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। उसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आप बस इतना समझिए L इक्वल्स टू IKF होता है इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है KF इन्होंने हटा दिया, इनका KF को नहीं लेंगे हम, अब हम L ही लेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने इसको L से रिप्लेस कर दिया। क्या कैसे रिप्लेस किया इन्होंने L से? कुछ नहीं किया इन्होंने इनको ये पता था इक्वेशन, डेल्टा TF इक्वल्स टू KFC। इन्होंने KF को हटा दिया, इन्होंने कहा हम यहाँ पर डेल्टा TF इक्वल्स टू LISOC लगा देंगे, बस। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बस इतना सा इन्होंने कर दिया काम अपना। ठीक है, तो ये है अपना तीसरा वाला, हमने तीनों मेथड पढ़ लिया। एक हम छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं, टॉपिक का एक पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका रिवाइज भी करूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स में नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक तो पेपर में आते नहीं है, ठीक है, दूसरा ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ पेपर में पास होने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत हुई न्यूमेरिकल्स में, नहीं समझ में आया, नीचे आप मुझे कमेंट करना डायरेक्ट, ठीक है, तो मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूंगा। कभी कभी मैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो मैं इतना टाइम भी नहीं रहता मेरे पास, तो आप ना मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लिए, DM कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टा ID मेरी मेरे इसमें अबाउट में अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी नीचे, और मेरे इस डिस्क्रिप्शन में भी मेरी इंस्टा ID रहती है, फेसबुक ID रहती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लोगे तो वहाँ मैं आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ठीक है, खैर, तो मैं बता रहा था आपको, क्या बता रहा था मैंने बताया मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। अब हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। ठीक है,
अभी तक हम क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दो मेथड हैं इसके भी, क्लास ए, क्लास बी। क्लास ए के दो मेथड। आज हम सिर्फ क्लास ए पढ़ेंगे, क्लास बी को छोड़ दो, लेकिन लिख तो लेते हैं क्लास बी। ठीक है, टाइप्स नहीं लिख रहा हूं मैं। इसका क्या होता है, दो क्रायोस्कोपिक, बहुत इजी बता रहा हूं मैं आपको, मेथड और डेल्टा टीएफ मेथड, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। ठीक है, दूसरा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। अगर इसको भी लिखें तो व्हाइट विंसेंट मेथड। ठीक है, और दूसरा है द स्प्रॉल्स मेथड। ये हम कल पढ़ेंगे इन दोनों को। ठीक है, आज हम ये दो पढ़े, इसमें भी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो आप। इसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं इसका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला W इक्वल्स टू 0.52 माइनस A अपॉन B ओनली फॉर 100 ml सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने कैसा कर दिया, ये सिर्फ 100 ml सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है। अगर आपको मान लो 200 ml का आई वॉश बनाना है, आई वॉश बनाना है आपको 200 ml का, तो आप क्या करोगे, जितना भी आएगा W इसको इंटू 2 कर दोगे। ये तो बच्चे को भी पता है। ठीक है, किसी ने मैथ्स पढ़ी होगी, किसी डॉगी को भी अगर आप मैथ्स पढ़ा दोगे वो भी पूंछ हिलाते हुए ये चीज़ बता देगा। ठीक है, अब देखिए W क्या है, वेट। ठीक है, फॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ml के लिए। ये 0.52 ही क्यों आया, क्योंकि ये वैसे माइनस होता है, अब हम इसमें माइनस लेते नहीं है, ये आपको पता ही है। ठीक है, नेगेटिव हमें नहीं लेते हैं हम जनरली, क्योंकि कैलकुलेशन पूरा फिर गड़बड़ा जाता है इसका। ये माइनस है NaCl का, जो सोडियम क्लोराइड, जो सलाइन सॉल्यूशंस आते हैं हमारे पास, या जो हमारे पास आइडियल जो ब्लड के जो लैक्रिमल फ्लूइड है, जो ब्लड है उनका जो मतलब आइडियल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, माइनस में होता है लेकिन हम प्लस में ले रहे हैं। ए क्या है, ए वो है कि जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, जो अपना सॉल्वेंट बेसिकली। सॉल्वेंट मतलब क्या है, जैसे एक हमने ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाई, अब ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हमने किस में बनाई है, फॉर एग्जाम्पल NaCl में बनाई तो NaCl, वाटर में बनाई तो वाटर का क्या जो भी दिया होगा उसमें ये सब दिया होगा आपको। बी जो 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन जो ऐड किया है सॉल्वेंट के में, जो ऐड किया है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कुछ नहीं है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं। आपको ये आपको पता ही है, ए आपको दिया होगा, W आपको दिया होगा, आपको बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप कर ही लोगे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं E1% इज इक्वल्स टू, इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन caused by sample solution, drug solution, कुछ भी लिख दो, अपॉन डेल्टा TF प्रोड्यूस्ड बाई क्या, प्रोड्यूस्ड बाई सैंपल, सॉरी NaCl। ठीक है, डेल्टा TF कॉज्ड बाय सैंपल, या जो भी हमारा सैंपल का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, अपॉन जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है NaCl का जो दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ये मेथड है, ये इसके फॉर्मूला है। ठीक है, इससे आप इनको कर सकते हो। एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे, हमने दो चीज़ें आज पढ़ी। हमने पहला पढ़ा मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। हमने इसमें तीन चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा हीमोलाइटिक मेथड। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा इसमें, दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जब हम स्लाइटली टेम्परेचर चेंज, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी बाय स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंस, स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा बाय यूजिंग
LISO वैल्यू। ठीक है, हीमोलाइटिक में हम क्या कर रहे हैं, हम आरबीसीज ले रहे हैं, आरबीसी को हम किसी सैंपल में डाल रहे हैं और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे हैं। अगर वो स्वेल हो जा रही है तो वो हाइपोटोनिक है, अगर वो श्रिंक हो जा रही है हाइपरटोनिक है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो आइसोटोनिक है। ठीक है, स्लाइटली टेम्परेचर डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी भी सॉल्यूशन का, वो फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होना चाहिए, अगर वो बॉडी फ्लूइड के बराबर है, बॉडी फ्लूइड के बराबर है कौन सा, कोई भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, अगर इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग इसको मान लेंगे कि ये जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके लिए कंपैटिबल है, किसके लिए, बॉडी फ्लूइड के लिए। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा LISO वैल्यू। LISO वैल्यू में हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि भैया जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है प्रैक्टिकल जो अलग आ रहा था, जो हम कॉपी पेन पे डेरिवेटिव कर रहे थे वो अलग आ रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने ये नया फैक्टर लॉन्च किया LISO। ठीक है, ये क्या करता है, डेल्टा TF इक्वल्स टू जो हमारे पास वो है माइनस, नहीं सॉरी, इंटू क्या C। ठीक है, KF इंटू C, इसमें इन्होंने KF को रिप्लेस कर दिया किससे, LISO से, ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मली यही लगेगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या, अभी बताया था मैंने, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू C। ठीक है, डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF है T0F माइनस TF। T0F क्या है, जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और दूसरा हमने एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी पढ़ी, उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, पहला क्लास 1 मेथड, क्लास 2 मेथड। क्लास 1 मेथड में क्रायोस्कोपिक मेथड, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया था, और दूसरा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, उसका भी हमने फॉर्मूला लिख दिया था। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।